हेलो दोस्तों, आपका स्टडी लाइट 90 यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं उमेश वर्मा आज आपको सिंथेसिस चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि इंटर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखिए और लास्ट में कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए, सिंथेसिस के बारे में हम जानते हैं कि सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस का हिंदी होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब क्या होता है? एकीकरण करना, सेंटेंस को इकट्ठा करना या सेंटेंस को एक जगह पर लाके जोड़ना। इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से कई वाक्यों को जोड़कर सिंथेसिस किया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हमको सिंथेसिस की डिफिनेशन जानना है कि सिंथेसिस होता क्या है या सिंथेसिस किसे कहते हैं। तो सिंथेसिस की डिफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले ये जानेंगे। सिंथेसिस का मतलब होता है दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण, मिश्रित और संयुक्त वाक्य की रचना करना। तो इसकी डिफिनेशन आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए। टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज into a simple complex or compound sentence is called synthesis. ठीक, डिफिनेशन क्या होती है? टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेज इनटू ए सिंपल कॉम्प्लेक्स आर कंपाउंड सेंटेंस। इसका ये मतलब होता है कि सिंथेसिस में हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण, संयुक्त या मिश्रित वाक्य की रचना करते हैं। तो यहाँ पे आपको तीन चीज़ें मिली इसमें। पहली चीज़ आपको मिली है सिंपल सेंटेंस, इसके बाद कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बाद मिला है कंपाउंड सेंटेंस। तो तीन चीज़ें मिली हैं। हमको ये जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस क्या होता है। सबसे पहले हम ये जानेंगे सेंटेंस क्या होता है। तो सेंटेंस की डिफिनेशन आप लोगों को पता ही होगी, सेंटेंस किसे कहते हैं या सेंटेंस क्या होता है। ठीक, जनरली हम लोग ये जानते हैं कि सेंटेंस की डिफिनेशन होती है ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। तो इसको हम आपको नहीं बता रहे हैं, सेंटेंस से आप लोग परिचित हैं। ये 12th का टॉपिक है, इसलिए इसके बारे में हम नहीं, बट हम सिंथेसिस के लिए क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कौन कौन से सेंटेंस का सिंथेसिस बनाया जाता है, उसके बारे में जानेंगे। काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हम देखेंगे सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे हम सेंटेंस को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं समझने के लिए। पहला आपका होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू मीनिंग एंड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू मीनिंग में जो आप सेंटेंस पढ़ते हैं, इसमें आपका सेंटेंस जो आता है ये 5 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है असर्टिव सेंटेंस, सेकेंड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड आपका होता है इम्परेटिव सेंटेंस, फोर्थ आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस और फिफ्थ होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो सेंटेंस डिवाइड किए गए हैं 3 टाइप्स के हैं। पहला होता है सिंपल सेंटेंस, सेकेंड होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, थर्ड होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो ये होते हैं आपके सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में आपको 2 टाइप के सेंटेंस पता चले। अकॉर्डिंग टू मीनिंग, मीनिंग के आधार पर या अर्थ के आधार पर सेंटेंस आपके 5 भागों में डिवाइड है। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव, तीसरा इम्परेटिव, चौथा ऑप्टेटिव और पांचवा एक्सक्लेमेटरी। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, यहाँ 3 टाइप के सेंटेंस बताए गए हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे हम सेंटेंस को जानते हैं। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि सर जो असर्टिव सेंटेंस होता है वही आपका सिंपल सेंटेंस होता है। ये होता है, लेकिन ये 5 सेंटेंस जो आपके दिए गए हैं, पांचों सेंटेंस इनको हम सिंपल ही मानते हैं। ये पांचों सेंटेंस आपके सिंपल में ही आते हैं। ठीक,
क्यों? क्योंकि इसमें एक ही होता है। सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन जब आप लिखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जितने भी सेंटेंस हैं ये 5 के 5 सेंटेंस आपके किस में आते हैं? सिंपल सेंटेंस में। ठीक, तो पहले हम जानते हैं इनके बारे में, हम आपको नहीं बता रहे हैं, इनसे आप परिचित होंगे। असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और ऑप्टेटिव सेंटेंस, इनको आप जानते हैं। हम सिंपल सेंटेंस से शुरुआत करते हैं कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। चलिए लिखिए, सिंपल सेंटेंस के बारे में जानते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं या सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है। तो फर्स्ट आप जान लीजिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं साधारण वाक्य। अब साधारण वाक्य में कई चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आप पढ़े होंगे अकॉर्डिंग टू मीनिंग 5 टाइप्स के आपको बताइए, तो उसमें सिंपल सेंटेंस, हर एक सेंटेंस सिंपल ही होता है। जैसे सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है? सिंपल सेंटेंस है जो ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ओनली वन फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है केवल उसमें एक ही मेन वर्ब होता है। तो मेन वर्ब के बारे में हम जानते हैं। मेन वर्ब होता है जो किसी कार्य को करना या होना दर्शाता है। अब यहाँ पे हमको सिंपल सेंटेंस के बारे में जानना है। तो सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन क्या है? ए सिंपल सेंटेंस है जो ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा इसको, ए सिंपल सेंटेंस। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो गया? डिफिनेशन क्या हुआ? ए सिंपल सेंटेंस हैज ओनली वन फाइनाइट वर्ब एंड अदर नॉन फाइनाइट वर्ब। दो चीज़ें यहाँ भी आपको मिली हैं, एक फाइनाइट वर्ब के बारे में कहा गया और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में कहा गया। इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम सिंपल सेंटेंस का एक एग्जांपल समझते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है उसका एग्जांपल देखिए। जैसे सेंटेंस आपका कोई भी हो जाए, राम मई के अंत में आगरा गया था। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इस पूरे सेंटेंस में आपको एक वर्ब मिल रहा है वेंट। वेंट जो आपको मिल रहा है, ये वेंट आपका क्या है? फाइनाइट वर्ब है। तो जितने भी सेंटेंस आप पढ़े हैं अभी तक, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव या एक्सक्लेमेटरी, उसमें आपको एक ही वर्ब मिलता है। फाइनाइट वर्ब एक होता है, इसलिए वो सभी सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस में रखे जाते हैं। जैसे अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में भी आपको एक वर्ब मिल रहा है। मेन वर्ब क्या है? बीट, यानी ये फाइनाइट वर्ब है। अगर ये फाइनाइट वर्ब है तो आपको पता होगा कि ये भी सेंटेंस आपका क्या है? सिंपल सेंटेंस है। तो इससे हम नहीं कह सकते हैं कि जो वाक्य आपको अकॉर्डिंग टू मीनिंग मिले हैं, अकॉर्डिंग टू मीनिंग जो 5 टाइप्स के सेंटेंस आपको मिले हैं, वो सभी सेंटेंस आपके सिंपल में ही आते हैं। चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, ऑप्टेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो, कुछ भी होगा, वो पांचों सेंटेंस आपके असर्टिव सिंपल सेंटेंस में ही आते हैं। असर्टिव से लेकर एक्सक्लेमेटरी तक सभी सेंटेंस आपके सिंपल सेंटेंस में आते हैं। इसमें आप कोई दिक्कत मत लीजिएगा। आगे सेकंड सेंटेंस आपका है, सेकंड सेंटेंस था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में हम जानते हैं। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य। अब इसके बारे में जानते हैं कि मिश्रित वाक्य क्या होता है। मिश्रित नाम से आपको ही पता चल गया होगा कि मिश्रित वाक्य वही होगा जिसमें एक से अधिक सेंटेंस जोड़े गए हों। एक सेंटेंस ना हो, एक से अधिक सेंटेंस हो और एक से अधिक वर्ब होंगे तो आपका मिश्रित वाक्य में होगा। अब इसकी डिफिनेशन क्या होती है? एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसकी डिफिनेशन में बताया गया कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है यानी मिश्रित वाक्य जो होता है उसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और अदर जो होते हैं, अन्य जो होते हैं वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसके बारे में हम आगे जानेंगे कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। पहले हम एक सेंटेंस लिखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का, कि किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स का है। ठीक, मान लीजिए एग्जाम्पल में आपको कई सेंटेंस दिए गए, उसमें से पहचानने के लिए दिया जाता है, तो आप कैसे पहचानेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, कंपाउंड है या फिर सिंपल है। तो ध्यान दीजिएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल जैसे ही टोल्ड मी। ठीक, सेंटेंस आपका क्या है? ही टोल्ड मी डैट रोहन वाज ए गुड बॉय। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, इसमें आपको ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एग्जाम्पल है और यहाँ पे आपको दो चीज़ें मिलेंगी, एक प्रिंसिपल क्लॉज मिलेगा और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में क्या अंतर होता है आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझ लीजिए यहाँ पे ही टोल्ड मी डैट, ही टोल्ड मी डैट, ये इतना जो पार्ट दिया गया है आपका क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। और यहाँ से डैट रोहन वाज ए गुड बॉय, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है।
सबऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान दीजिए, जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है वो वाक्य में फ्री होता है, अपना पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको सबऑर्डिनेट क्लॉज कहा जाता है। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, और प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आगे बताएंगे। पहले आप तीनों सेंटेंस के बारे में जान लीजिए। सिंपल सेंटेंस हो गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, तीसरा कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तीसरा सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। हम कंपाउंड सेंटेंस के बारे में जानते हैं। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है या कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं। कंपाउंड का हिंदी अर्थ होता है संयुक्त, संयुक्त वाक्य। इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त का मतलब आप जानते हैं जैसे जुड़ा हुआ, कई सेंटेंस को जोड़ा गया हो, संयुक्त वाक्य होता है। मिश्रित में कुछ सेंटेंस को जोड़ते हैं, इसमें कई सेंटेंस को जोड़ के। तो हम इसकी डिफिनेशन लिखेंगे। ए कंपाउंड सेंटेंस, ठीक, ए कंपाउंड सेंटेंस हैज टू आर मोर प्रिंसिपल क्लॉज। मतलब क्या हुआ कि जो कंपाउंड सेंटेंस होता है उसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज द्वारा उन्हें जोड़ा गया होता है या बनाया जाता है। अब एग्जाम्पल से देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज कंपाउंड सेंटेंस का वाक्य कैसे होता है, किस प्रकार समझेंगे कि ये कंपाउंड सेंटेंस है। जैसे सेंटेंस हो जाए, ठीक, राम इज ए डॉक्टर एंड श्याम इज ए टीचर। राम एक डॉक्टर है और श्याम एक अध्यापक है, दोनों के बारे में बताया गया। अब यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में दो प्रिंसिपल क्लॉज है। जैसा आप प्रिंसिपल क्लॉज में देखे थे कि प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य में पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है। यहाँ भी ध्यान दीजिए, दोनों सेंटेंस अपने आप में सेल्फ डिपेंड है, किसी पे डिपेंड नहीं है। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, यानी दो या दो से अधिक होते हैं। यहाँ पे आपके दो प्रिंसिपल क्लॉज दिए गए हैं। पहला आपका है राम इज ए डॉक्टर, दूसरा है श्याम इज ए टीचर। इनको कंजक्शन एंड से जोड़ दिया गया, ठीक। तो ये आपका कंपाउंड सेंटेंस होता है। तो तीनों चीज़ें क्लियर हो गई। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंस वह होता है जिसमें केवल एक ही मेन वर्ब होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस में आपका दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं, जैसा आपका एग्जाम्पल में बताया गया। अब यहाँ पे आपको कई चीज़ें मिली, जैसे आपको क्लॉज मिला, तो हम जानते हैं क्लॉज क्या होता है, प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इनके बारे में जानते हैं। चलिए हम जानते हैं क्लॉज के बारे में। क्लॉज क्या होता है, क्लॉज का हिंदी होता है उपवाक्य। क्या होता है, उपवाक्य। तो पहले हम जानते हैं उपवाक्य या क्लॉज को क्या कहते हैं, ठीक। क्लॉज की डिफिनेशन क्या होती है, क्लॉज में हम जानते हैं, जैसे आप पढ़े होंगे सेंटेंस बहुत सा, लेकिन उसमें आपको क्लॉज ढूंढने के लिए कहा जाए तो दिक्कत होती है। तो क्लॉज को जानते हैं, क्लॉज होता क्या है, ठीक। तो ध्यान दीजिए, क्लॉज क्या होता है, जैसे कोई सेंटेंस दिया गया, उसका एक पार्ट होता है, लेकिन ये अपना एक सब्जेक्ट और अपना एक वर्ब स्वयं रखता है। अपना एक सब्जेक्ट रखता है और अपना एक वर्ब रखता है, इसलिए इसको क्लॉज कहते हैं। लिखिएगा इसमें डिफिनेशन में क्लॉज। दूसरी डिफिनेशन इसका ऐसे भी आप लिख सकते हैं, क्लॉज। दोनों चीज़ें एक ही हैं। क्लॉज क्या होता है, उपवाक्य जो होता है वह शब्दों का एक समूह होता है जिसका अपना कर्ता और अपना क्रिया होती है, ठीक। उसी तरह दूसरे में कहा गया क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लॉज क्या होता है, किसी वाक्य का एक भाग होता है जिसका अपना कर्ता और अपना वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, आपको समझ में आ जाएगा तुरंत। आई डू नॉट नो व्हाई शी इज वीपिंग। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, सेंटेंस में यहाँ पे आपको क्लॉज मिलेंगे। क्लॉज जैसे आपका यहाँ से यहाँ तक एक क्लॉज हो गया और दूसरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब दोनों को ध्यान दीजिए क्या क्या है। से पहला हो गया आपका ये इतना, यहाँ से आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, मैं नहीं जानता हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में भी हम आपको बताते हैं क्या होता है प्रिंसिपल क्लॉज, लेकिन ये यहाँ पे आई डू नॉट नो यहाँ तक प्रिंसिपल क्लॉज है। डिफिनेशन से आपको क्लियर हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। इसके बाद व्हाई शी इज वीपिंग, वह क्यों रो रही है। ये इतना आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज
क्या है ये, सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो आपको यहाँ पे मिल रहा है, जैसे इसमें प्रिंसिपल क्लॉज में बताया गया, जैसे क्लॉज के डेफिनेशन में, कि किसी वाक्य का एक भाग होता है और उसका अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहले प्रिंसिपल क्लॉज में हम ध्यान देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज में आई आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और उसके बाद डू नॉट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब आपका नो है, यानी एक वर्ब और एक सब्जेक्ट इसमें आपको मिल रहा है। ये सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर नो क्या हो गया, वर्ब। तो इसका प्रिंसिपल क्लॉज का अपना एक सब्जेक्ट और एक वर्ब मिल गया। दूसरे सेंटेंस में आते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज में। सबऑर्डिनेट क्लॉज में ध्यान दीजिए, यहाँ पे सी आपको मिल रहा है, सी आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इसके बाद बीपिंग आपका मिल गया वर्ब। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें मिल रही हैं, सब्जेक्ट और वर्ब। ध्यान दीजिए, यहाँ डिफिनेशन से आपको तुरंत क्लियर हो गया कि प्रिंसिपल क्लॉज क्लॉज जो होता है, क्लॉज वाक्य का एक समूह होता है जिसका अपना वर्ब और सब्जेक्ट होता है। तो दोनों सेंटेंस आप देखिए, चाहे इसमें प्रिंसिपल क्लॉज को देखते हैं या फिर सबऑर्डिनेट क्लॉज को, दोनों क्लॉज में आपको एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, उनका अपना अपना एक सब्जेक्ट और वर्ब दिया गया है। तो ये होता है आपका क्लॉज। क्लॉज क्या हो गया, डिफिनेशन से क्लियर है, क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड या क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लियर। अब इसके बाद हम जानते हैं काइंड्स ऑफ क्लॉज के बारे में। काइंड्स ऑफ क्लॉज, क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम जानते हैं क्लॉज के प्रकार के बारे में। सबसे पहला आपका होता है प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज। दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। इसके बाद तीसरा आपका आता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। तीन चीज़ें हो गई, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है मुख्य, उपवाक्य। सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है आश्रित, उपवाक्य। और कोऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब होता है समान पदीय उपवाक्य। तीन चीज़ें हुई, मुख्य उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य और समान पदीय उपवाक्य। अब हम जानते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो प्रिंसिपल क्लॉज से आपको ऐसे ही डिपेंड हो जा रहा होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज का मतलब होता है मुख्य उपवाक्य। मुख्य का मतलब होता है जो मेन होता है, इसको हम एक और नाम दे सकते हैं मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज। दोनों का मतलब एक ही होता है, चाहे हम मेन क्लॉज कहें या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कहें, दोनों एक ही चीज़ें होती हैं। प्रिंसिपल क्लॉज की डिफिनेशन में क्या लिखा जाएगा कि जैसे आप ध्यान दीजिए कि क्या होता है कि ऐसा वाक्य जो उपवाक्य जो वाक्य में पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है। जैसे अ प्रिंसिपल क्लॉज, ए प्रिंसिपल क्लॉज इज फ्री टू गिव इट्स कंप्लीट मीनिंग इन ए सेंटेंस। मतलब प्रिंसिपल क्लॉज वह होता है जो वाक्य में अपना पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे आप जितने भी सिंपल सेंटेंस देखते हैं सब प्रिंसिपल क्लॉज के ही होते हैं। जैसे राम हैज गॉन टू आगरा, राम हैज गॉन टू आगरा। अब ये आपका सेंटेंस सिंपल सेंटेंस का है और प्रिंसिपल क्लॉज का वाक्य है, क्योंकि यहाँ पे ये पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र है, इसमें कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। तो पूरा सेंटेंस ये आपका सिंपल सेंटेंस है और कैसा क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की डिफिनेशन क्या होती है, जैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज को कहा गया है आश्रित उपवाक्य। आश्रित होने का मतलब ही होता है किसी पर निर्भर होना, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड होना। तो इसके डिफिनेशन के बारे में हम जानते हैं आश्रित उपवाक्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज टू गिव इट्स कंप्लीट सेंस इन ए सेंटेंस। यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह वाक्य में अपना पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर आश्रित होता है या निर्भर होता है। ठीक, एग्जाम्पल में जैसे आपको कह दिया जाए शी हैड नॉट कम। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, रोहन टोल्ड मी, रोहन ने मुझे बताया, दैट शी हैड नॉट कम। अब यहाँ पे शी टोल्ड मी डैट, उसने मुझे बताया, ये अपना पूरा अर्थ दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक वाक्य अपना पूरा अर्थ दे रहा है, यानी ये स्वतंत्र है अपना पूरा अर्थ देने के लिए। तो ये आपका क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज।
लेकिन यहाँ से यहाँ तक ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा, इसमें क्या कह रहा है कि वह नहीं आ चुकी थी। तो इसका मतलब यह क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं SOC, ठीक, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये अपना पूरा अर्थ देने के लिए डिपेंड है किस पर, प्रिंसिपल क्लॉज यानी रोहन टोल्ड मी। ये पूरा अर्थ दे रहा है, रोहन टोल्ड मी अपना पूरा अर्थ दे रहा है, क्योंकि ये कह रहा है रोहन ने मुझे बताया, रोहन ने मुझसे बताया, ये पूरा अर्थ दे रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह नहीं आ चुकी थी या नहीं आई थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, वह नहीं आई थी, इसका ये मतलब हुआ कि ये अपना पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। यहाँ पे की जुड़ा हुआ, की जुड़ने का मतलब हो गया कि यहाँ से ये कुछ और आगे जोड़ना चाह रहा है कि वह नहीं आई थी, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, ये कंप्लीट नहीं कर रहा है। ये कंप्लीट कब करेगा, जब इसमें जोड़ा जाएगा रोहन ने मुझे बताया कि, रोहन ने मुझे बताया कि वह नहीं आई थी या नहीं आ चुकी थी। क्लियर। तो प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों में आपको अंतर पता चल गया होगा। प्रिंसिपल क्लॉज वाक्य में पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है और सबऑर्डिनेट क्लॉज वाक्य में पूरा अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर होता है। ये दोनों चीज़ें हो गई सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज के बारे में। तीसरा आपका है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब हम जानते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है। चलिए हम जानते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। दो चीज़ें आपको बता दी गई, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तीसरा आपका है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, इसका हिंदी आपका था समान पदीय उपवाक्य। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिसमें दोनों पद यानी दो क्लॉज जो होंगे वो समान रहेंगे या उसमें समानता या असमानता पाई जाएगी, ऐसे कुछ रहेगा। इसीलिए इनको क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। डेफिनेशन क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक, कोऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वह भी वाक्य में प्रिंसिपल क्लॉज की तरह अपना पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है, यानी वो किसी पे डिपेंड नहीं होता है। प्रिंसिपल क्लॉज ही से माना भी जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज माना ही जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको समझने के लिए कि आप कंपाउंड सेंटेंस को किस प्रकार पहचानेंगे, इसके लिए इन्हें दो भागों में बांट दिया गया है। प्रिंसिपल क्लॉज को अलग कर दिया गया और कोऑर्डिनेट क्लॉज कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो कंजक्शन लगते हैं वो सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं। जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है तो अध्ययन की सुविधा के लिए इनको कोऑर्डिनेट क्लॉज में डिवाइड कर दिया गया। वैसे मुख्यतः आपके क्लॉज दो ही होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, लेकिन इनको समझने के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, इसलिए इनको तीसरे भाग में डिवाइड किया गया जिसका नाम दिया गया कोऑर्डिनेट क्लॉज। और वो भी एकदम पूरी तरह से प्रिंसिपल क्लॉज की कॉपी होता है, उसी तरह से वो भी होता है। एग्जाम्पल देखिए, although she is rich, she is dishonest। यद्यपि वह धनी है फिर भी वह बेईमान है। अब यहाँ पे दो चीज़ें कहेगी, यद्यपि वह धनी है, वह धनी है, ये भी सेंटेंस आपका क्या हुआ, कोऑर्डिनेट क्लॉज कहा गया इसको भी, और ये दूसरा, ये दोनों अपना वाक्य में पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र हैं, कोई दूसरे पर डिपेंड नहीं है। तो यहाँ पे इनको क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेट क्लॉज के द्वारा। ये दोनों प्रिंसिपल क्लॉज ही की तरह है, जैसे प्रिंसिपल क्लॉज उसी तरह से ये भी है, बस इनको कंजक्शन जो आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन अल्दो से जोड़ा गया है, इसीलिए इन्हें क्लॉज का नाम दिया गया है कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्योंकि ये दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन दो अल्दो इसी तरह के अन्य कंजक्शन होते हैं। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से देखिए, जैसे कहा जाए रोहन वेंट टू अयोध्या, ये इतना पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक, ये भी आपका एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है दोनों सेंटेंस को। रोहन वेंट टू अयोध्या एंड सोहन स्टेड एट होम, रोहन अयोध्या गया और सोहन घर पे रहा। दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या है, एंड। लेकिन दोनों सेंटेंस अपना पूरा अर्थ देने के लिए स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, और इसलिए इन्हें क्या कहा गया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ठीक, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े हुए हैं। ये भी प्रिंसिपल क्लॉज की तरह ही हैं और प्रिंसिपल क्लॉज की तरह कार्य करते हैं। डेफिनेशन में आपको ये क्लियर हो गया है कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज छूट गया है, तो क्लॉज को आप लोग लिख लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के बारे में बताया गया है, ठीक। कोऑर्डिनेट क्लॉज इज आल्सो फ्री टू गिव इट्स कंप्लीट सेंस एज प्रिंसिपल क्लॉज इन ए सेंटेंस। जो कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है या कोऑर्डिनेट क्लॉज होता है, वह एक सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज की तरह अपना अर्थ देने के लिए स्वतंत्र होता है,
और एग्जाम्पल में कहा गया है अल्दो शी इज रिच, यद्यप वह धनी है वह बेईमान है। ठीक, दोनों सेंटेंस अपना पूरा अर्थ दे रहे हैं। यहाँ यद्यप को हटा देते हैं तब भी उसके अर्थ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह धनी है वह बेईमान है। सोहन अयोध्या गया, मोहन घर पे रहा, रोहन घर पे रहा। तो दोनों चीज़ें एक ही कही गई हैं कि रोहन अयोध्या गया और सोहन घर पे रहा। दोनों सेंटेंस एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कोई किसी पे डिपेंड नहीं है। तो ये आपका होता है क्लाज। आगे कल हम पढ़ेंगे फ्रेज के बारे में और फाइनाइट वर्ब जो मिला था इसके बारे में जानेंगे। आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।